कहते हैं कि एक हदीस है कि the prophet saw the throne of God in the shape of a dome, white mother of pearl, supported by 4 pillars, and from the throne were flowing the 4 rivers of paradise. बहुत इसका है हमारे रिलीजन में, तो आप देख सकते हो इस टाइपोलॉजी में गार्डन भी आ जाता है और बिल्डिंग भी आ जाता है, which is just amazing. और ये throne of God really is another name. ये हमारे रिलीजन में that's seen as the supreme archetype of everything, of the cosmos, and then also of architecture. इस हदीस से भी वो आर्किटेक्चरल उसका एस्पेक्ट काफ़ी जाहिर होता है. तो ये बैक ऑफ द माइंड होता था जब ये लोग डिज़ाइन कर रहे होते थे. तो यानी कि एक फिक्स पैटर्न है ऑफ द हेवंस ऑल्सो, इन द सेंस कि वो जो सारा टाइम में तो बिखर के वही चीज़ पूरी होती है ना, जब वापस जीरो होता है तब पता चलता है अच्छा पूरा पैटर्न है. और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी सूरज ही के मूवमेंट से डिटरमिन होते हैं. द लॉन्गेस्ट डे 21 जून, द शॉर्टेस्ट डे 21 दिसंबर, द इक्विनॉक्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड सितंबर, ऑटमनल इक्विनॉक्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. और भी इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि हमें चांद सूरज ही बता रहे हैं. ये जो डिवीजन है, इसी वजह से अर्थ को पुराने लोग 4 कॉर्नर्ड कहते थे. हमारे स्कूल की बुक्स में मजाक उड़ाते हैं कि वो समझते थे कि दुनिया चौकोर है. उन्हें हमसे ज़्यादा पता था कि दुनिया का नेचर क्या है. तो मानवी बात थी. बट असल पॉइंट इधर शायद है कि हमारा आज मौजूद तो नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहिए, मगर ये सब कुछ सिंबल किस चीज़ का है? It's of the great spirit of God, Ruhul Azam. The first thing God created was His spirit. Or rather, these are the first thing God created was the pen, which is another aspect of the spirit. Another name is the throne. Basically, ये तीनों एक ही आर्किटाइप के मुख्तलिफ दर्जे या जहते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ उसके बारे में बताते हैं. Anyway. Then the 4 archangels are 4 functions of the great spirit, Gabriel, Michael, वगैरह. तो ये कॉस्मोलॉजी से भी लिंक हो जाते हैं. खाना काबा की भी ये सिंबलिज्म है हमारे ट्रेडिशन में, बहुत इस पे है कि the 4 upper corners are relatable to the 4 archangels and the 4 lower ones are relatable to the 4 elements: earth, water, air, fire, cold, hot, moist and dry. These are the 4 conditions, the 4 pillars of the cosmos. इसमें हम सब बने हुए हैं, जो हम खाते हैं वो भी इन्हीं 4 बना हुआ है. इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक बड़े अच्छे हकीम साहब आ रहे हैं, उनका लेक्चर होगा, आप लोग आइएगा. तो यही बातें वो करेंगे एज अप्लाइड टू हिकमत, एज अप्लाइड टू आर्किटेक्चर. पढ़ देता हूँ. The Mughal court attracted scholars, painters, architects, poets, calligraphers and statesmen from all across Iran, Central Asia, Transoxiana and different parts of the subcontinent. ये आप याद रखिएगा, आखिर में जब हम इस सेक्शन के एंड में भी इसी बात पे आएंगे कि ये पूरी गैलेक्सी थी तो ये काम हो रहे थे. The emperors, their families and members of the royal court not only patronized this rich galaxy of artists and intellectuals but also took personal interest in many of the arts and sciences. Amateur architects भी थे और वैसे भी पैट्रनाइज भी करते थे. It is thus no wonder that in such a rich artistic and intellectual environment, coupled with enormous wealth, the Mughal Empire was probably the wealthiest in the world at that time. Mughal architecture created a supremely confident style which synthesized Transoxianian, Timurid, Indian, Persian, and even some European elements. The defining influence on their architecture was Timurid. ये बेसिकली वो दिखा इसके लिए बता रहा हूँ. एक तिमुरिद रेनेसांस कहलाती है 13th century समरकंद बुखारा में. वहाँ भी हुआ था. He conquered so many lands that he gathered all the artists and intellectuals. हर जगह से वो लेके आ गया and then he created समरकंद and बुखारा. तो वो एक सिंथेसिस था. वो सारे फॉर्म्स इरेनियन थे. उससे पहले इल्खानिद वगैरह या नहीं, उससे पहले जो भी. तो वो फॉर्म्स का एक सिंथेसिस बना, वो नया था. वो फिर वापस ईरान में गया.
तो वो सफ़ियों की बुनियाद बना। सफ़ेद आर्किटेक्चर इज अनदर ग्रेट पीक पैरेलल टू द मुगल्स। 17th सेंचुरी में ऑटोमन्स थे, सफ़ेद्स थे और मुगल्स थे। दीज आर आफ्टर द तिमुरिड्स। तो तीनों पीक्स हैं, और सफ़विद्स की सोर्स भी तिमुरिड आर्किटेक्चर है जो उन्होंने अपनी तरह से फिर और डेवलप किया, और मुग़ल आर्किटेक्चर की भी असल सोर्स तिमुरिद है, क्योंकि ये खुद तैमूर ही के औलाद थे और बाबर वहीं से आया था। और स्पेशली शुरू की बिल्डिंग्स में, दिल्ली में भी हैं, लाहौर में भी हैं। बुद्धू काबा देखें यूनिटी के सामने, थोड़ा सा आगे जाएँ तो गुलाबी बाग है, लाई अमदा का मकबरा, वो सब उसके वो तिमुरिड डोम्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने ज़रा तब्दीली की। और इन एनी केस बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो तिमुरिड आइडियाज़ मुग़ल आर्किटेक्चर में ज़्यादा परवान चढ़े बनिस्बत सफ़ियों के। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस बिल्डिंग की सारी फॉर्म्स तिमुरिद है, एक्सेप्ट फॉर ये लोटस फ्लावर्स हैं ऊपर, और छतरियों के ऊपर भी इन्वर्टेड वो लोटस थी। But here we have a beautiful synthesis in the time of Akbar. It is a synthesis of creatively developed Timurid ideas and local traditions, the whole breathing true Mughal splendor in its perfect planning. So this was the first great Mughal building. Humayun's tomb has been termed as one of the most perfectly planned octagonal buildings in the general history of world architecture. इसको लोगों ने compare किया है comparable Renaissance plans से, तो अभी मैं भूल गया हूँ, मेरे पास किताब नहीं है, मगर कोई बड़ी दो फेमस, एक माइकलैंजेलो की है, किसी और की है, वो भी ऑक्टागोनल बिल्डिंग है। कहते हैं कि ऐसे है कि उन दोनों प्लान्स को एक बिल्डिंग में यकजा कर दिया है। ये ऐसा ज़बरदस्त सिंथेसिस है। जब आप इन आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ ताज्जुब नहीं होगा। ये लोग, अगर वो पढ़ देता हूँ पैराग्राफ। ये आर्किटेक्ट्स थे सैयद मोहम्मद and his father Sayyid Ghias were both architects and poets of distinction, working for Hussain Baiqara in the late Timurid capital Herat, जो अफगानिस्तान में ईरान के पास। So they worked, हुसैन बैकरा का भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है टू मिनिएचर पेंटिंग इन आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। वो खुद भी बहुत शायर भी था और काफ़ी कुछ तसव्वुफ का भी था। So they worked for Sultan Baiqara, they worked for Babur in India, and during Humayun's exile, they worked for the Uzbek ruler in Bukhara. So they were international architects. So they were well versed with the whole regional knowledge about it. Bukhara में हो रहा था, जो काबुल में, हेरात में हो रहा था। After the Mughal restoration, the son returned to India and was entrusted with the construction of Humayun's tomb between 1562 and 1571। थोड़ा सा आपको ये झलक करवाई कि इसमें एक पूरा तसलसल ऑफ नॉलेज है ना, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में